सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो हम लोग ने ये सीखा था कि सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे होता है, आपको साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कोशिका द्रव जो होती है वो चयापचयी क्रिया की क्या होती है, स्थान होती है, मुख्य स्थल होती है। तो सेल ऑर्गेनल्स लिविंग पार्ट होता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी उपापचयी रूप से सक्रिय और जीवित संरचनाओं को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग कहा जाता है। और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया था, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और दूसरे का नाम हो गया नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। यानी दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, एक जिनके चारों तरफ बाउंड्री होगी, कवरिंग होगी, और एक दूसरे की तरफ बाउंड्री या मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है, उन्हीं को नाम दिया गया था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और इसमें दो चीज के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम के बारे में। जबकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको नाम दिया गया है दो तरह से, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और एक का नाम हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यानी मेम्ब्रेन बाउंड है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन नजर आए और किसी किसी के तरफ दो मेम्ब्रेन नजर आए, यानी डबल मेम्ब्रेन हो सकती है। तो इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया गया है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स की कहानी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, जिसमें हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, न्यूक्लियस, इन सब चीज के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो जब हम लोग इस सब सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं तो उसमें हम इस चीज की बात करते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये कोशिकांग की बात हम लोग ने की थी सेल ऑर्गेनल्स की। इसी क्रम में पहला हम लोग ने जिसके बारे में स्टडी करना शुरू किया था उसका नाम था राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होती है वो सबसे छोटी क्या होती है, सेल ऑर्गेनल्स होती है। यानी पूरे सेल के अंदर जो सबसे छोटी सेल ऑर्गेनल्स है उसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स सब माइक्रोस्कोपिक, ग्रैनुलर, दानेदार और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में वे साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से भी पाई जा सकती है, या फिर किसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाई जा सकती है, या फिर किसी सेल ऑर्गेनल्स के सरफेस से अटैच भी हो सकती है। मतलब कंबाइंड रूप में भी पाई जा सकती हैं या फिर फ्री रूप में भी पाई जा सकती हैं। तो इस राइबोसोम्स की कहानी के पीछे सबसे पहले नाम आता है दो व्यक्ति का, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा सबसे पहले इसे प्लांट सेल में देखा गया था। तो बीन जो प्लांट होता है उस बीन प्लांट के रूट सेल में सबसे पहले देखा गया था किसको, राइबोसोम्स को। लेकिन एनिमल सेल में इसको देखने और डिस्कवर करने का क्रेडिट दिया किसको, जॉर्ज पैलाडे को। तो पैलाडे पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने राइबोसोम्स के बारे में डिटेल स्टडी किया। तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, खोज का श्रेय किसे दिया गया, जॉर्ज पैलाडे को। और जो हम लोग नाम बोल रहे हैं आजकल राइबोसोम्स, वो राइबोसोम शब्द का भी प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज पैलाडे के द्वारा। इसलिए पहले उसको पैलाडेस पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, एक निकनेम आ गया। तो राइबोसोम्स को पैलाडेस पार्टिकल्स बोलते हैं, या फिर इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो जब भी हम किसी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इस सब चीज पे ध्यान देखेंगे। पहला चीज वो सेल ऑर्गेनल्स है क्या, एक उसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे ओवरऑल। दूसरा उसके डिस्कवरी के बारे में सीखेंगे, फिर वो कहाँ पाई जाती है उसके ऑकरेंस के बारे में, उसकी संख्या की चर्चा करनी रहती है, फिर उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, फिर उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ना होता है और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको माइंड में याद रखेंगे हम लोग तो आसानी से किसी भी सेल ऑर्गेनल्स को समझना इजी हो जाएगा। एक वो है क्या, कहाँ पाया जा रहा है, किस चीज के मिलने से बना हुआ है, उसकी संरचना कैसी है, किस चीज के मिलने से वो बनी है और कौन से कार्यों में वो भाग ले रही है। तो इन सब चीज के बारे में डिस्कशन करना है। तो हम लोग ओवरऑल थोड़ा बहुत तो पढ़ भी किए थे। तो इसमें सीखे थे राइबोसोम्स द सब माइक्रोस्कोपिक, ग्रैनुलर एंड राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स फाउंड इन द सेल आर कॉल्ड राइबोसोम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स।
मतलब आरएनए न्यूक्लिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। आप हायर क्लासेज में जाएंगे 12th क्लास में तो वहां पे पढ़ना है। जैसे आप डीएनए और आरएनए सुने होंगे, तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो ये दोनों न्यूक्लिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहां से कंबाइंड हो गया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो आरएनए और प्रोटीन को एक साथ बोल दिया गया क्या, राइबो न्यूक्लियो ग्रैनुअल या पार्टिकल्स। तो कोशिका में पाए जाने वाले उप सूक्ष्म दानेदार और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मींस ये झिल्ली रहित कोशिकांग होती है, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, ये सबसे छोटी कोशिकांग होते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। तो राइबोसोम्स को सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, यानी देखा गया था। कहां पर, प्लांट सेल में। तो राइबोसोम्स को प्लांट सेल में देखा गया, तो कहां पे, तो जो बीन प्लांट है उसके रूट सेल में, यानी जड़ की कोशिकाओं में सबसे पहले, ठीक है ना, राइबोसोम्स को देखा गया था। लेकिन अगर पूछा जाए एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, पैलाडे के द्वारा। तो राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में देखा था, जबकि पैलाडे ने उन्हें जंतु कोशिकाओं में देखा था। राइबोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय पैलाडे इन एनिमल सेल, यानी राइबोसोम्स के खोज का श्रेय किसको दिया गया, पैलाडे को। और टर्म राइबोसोम्स वाज गिवन बाय पैलाडे, तो राइबोसोम्स नाम भी सबसे पहले किसने दिया, पैलाडे ने दिया। तो यहाँ पे जो इसके डिस्कवरी से रिलेटेड चीज है उसमें पहला आ गया कि किसके द्वारा देखा गया, तो रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा प्लांट सेल में, जॉर्ज पैलाडे के द्वारा एनिमल सेल में। खोज का श्रेय किसको दिया गया, जॉर्ज पैलाडे को, और नाम जो दिया जा गया राइबोसोम वो भी किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज पैलाडे के द्वारा। अक्रेंस की बात करेंगे, उपस्थिति, तो राइबोसोम्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिल रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, इन दोनों जगह पे ये देखने को मिलेगी। बस अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वे सिर्फ कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, और वो भी फ्री रूप में। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में और बाइंड्स विद ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े रहेंगे। तो जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं तो वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो लेकिन यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम इसके अलावा अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ जुड़े होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे कुछ कोशिकांग में भी पाए जाते हैं। यानी दोनों तरफ देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है, तो दोनों कोशिकाओं के अंदर ये पाया जा रहा है। तो कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, यानी राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो हम लोग ने सीखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाई जाती है। तो ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए ये दोनों में क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। बट दे आर एब्सेंट इन, ये याद रखना है, जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी होती हैं, ठीक है ना, यानी परिपक्व स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होते हैं राइबोसोम्स। तो आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल का नाम बताइए जहां पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलेगा, वो नाम क्या हो गया, लाल रक्त कणिका। लेकिन किसकी लाल रक्त कणिका, मैमल्स की। कौन सी मैमल्स, जो मैमल मैच्योर है, यानी मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में ये नहीं पाई जाती है। अगर इसकी संख्या की बात करें, नंबर की, तो जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती होगी वहां पे राइबोसोम की संख्या ज्यादा होती होगी, क्योंकि राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जिस सेल के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती होगी वहां पे राइबोसोम की भी संख्या ज्यादा होती है। यानी राइबोसोम की संख्या किसी सेल के अंदर डिपेंड करेगी कि वो कितना हिस्सा प्रोटीन निर्माण में भाग ले रहा है। तो जितना ज्यादा वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, आपको राइबोसोम की संख्या को कंटेन करेगा। तो यहां पे लिख दिया गया है, दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल, यानी प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।
अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें, इसकी रासायनिक संरचना या बनावट की, तो राइबोसोम्स जो है वो दो चीज के मिलने से बना रहता है, एक आरएनए और दूसरा प्रोटीन। तो आरएनए यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, आरआरएनए, एंड दूसरा हो गया प्रोटीन। तो राइबोसोम रासायनिक रूप से आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पहले से मालूम होंगे भी, क्या क्लियर कर लीजिए। जो आरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए जो होता है वो तीन तरीके का होता है। एक को बोलते हैं आरआरएनए जो राइबोसोम्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। दूसरा कहलाता है एमआरएनए जिसको नाम दिया जाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। और तीसरा जो होता है उसको नाम दिया जाता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीन तरह के आरएनए होते हैं, ठीक है ना, आपको ये नाम याद रखना है। फिलहाल अभी आपके काम के लिए कौन सा चीज है, तो राइबोसोमल आरएनए। तो आपसे पूछा जाए राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जाता है, टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है किसका, आपको राइबोसोम्स का। अब ये आरआरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 5S आरआरएनए होते हैं, 5.8S आरआरएनए होते हैं, 23S आरआरएनए होते हैं, 28S आरआरएनए, 16S आरआरएनए और 18S आरआरएनए। तो ये आरआरएनए के टाइप्स हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को राइबोसोम्स के बारे में, तो इसके केमिकल कंपोजिशन में तो वो चीजें आ जाएंगी। जैसे कि अगर मान के चले हमने अभी देखा इसके ऑकरेंस के बारे में, तो पहला चीज अगर हम कोई सेल लेते हैं, ठीक है ना, तो इस सेल में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से एराइज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये चीज सीखे होंगे। तो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे स्टार्ट होगा, ये हो गया, और इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपसे बात किया जाए यूकैरियोटिक सेल में, अगर इमेजिन करें ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल की पहचान क्या है कि उसमें न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है वो खूब बढ़िया से विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें एक सेल ऑर्गेनल्स बना लेते हैं, उस सेल ऑर्गेनल्स को नाम दे देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर भी राइबोसोम्स पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट का भी आप नाम सुने होंगे, जो कि एक ग्रीन प्लास्टिड का क्या होता है, पार्ट होता है। तो उसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, आपको राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। चलिए, तो जो राइबोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, और राइबोसोम्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, सरफेस से भी जुड़ा हुआ है, और साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिल रहा है। तो यूकैरियोटिक सेल के अगर अंदर बात करें तो जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में भी मौजूद है। तो ये वाला कंपार्ट को हम नाम दे रहे हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। तो यहां पे आपसे पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना, राइबोसोम्स कहां देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा ये राइबोसोम्स कहां अटैच मिलेंगे, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। वहीं राइबोसोम्स और कहां देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और सेल ऑर्गेनल कोशिकांग है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो हरित लवक के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जब आगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये सीखेंगे कि कौन सा राइबोसोम 70S टाइप का है और कौन सा राइबोसोम 80S टाइप का है, और वो कहां देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप याद रखेंगे जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं वो जनरली 80S टाइप के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाते हैं वे, और जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं वो भी कौन से होते हैं, 70S टाइप। और जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब के अंदर जो भी राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो 70S टाइप वाले राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ
प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी 80S टाइप वाले राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। अब सवाल है कि जो 70S टाइप वाला राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या दोनों में? दोनों में। प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और लेकिन पूछा जाए यूकैरियोट में कहाँ पाया जाता है तो बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, कोशिकांग के अंदर। कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें तो 70S टाइप है, और यूकैरियोटिक सेल में हमें दो जगह देखना है, एक साइटोप्लाज्म में और एक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। तो यहाँ पे 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे आपको यूकैरियोट्स में, लेकिन सिर्फ 70S टाइप राइबोसोम्स कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके केमिकल कंपोजिशन के बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और साइज, यानी घनत्व और आकार के आधार पर जो राइबोसोम्स होते हैं उनको दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया गया। जब राइबोसोम्स बोल रहे हैं हम लोग तो बोल रहे हैं 70S या 80S, तो वहां पे S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडिमेंटेशन रेट, औसादन दर, या फिर उसका जिस साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया उसका नाम है सीवेतबर्ग, तो उसी को नाम देते हैं सीवेतबर्ग यूनिट। यानी S किसके लिए डिनोट करता है, सीवेतबर्ग यूनिट, या उस राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जिसका इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से यूज किया जाता है राइबोसोम के साइज या फिर उसके डेंसिटी का पता लगाने में। तो आप पढ़ें, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ बैठेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। तो अगर 70S और 80S की बात करें तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, 80S की, और किसकी डेंसिटी कम है? यानी दो तरह के जो हमें राइबोसोम्स मिले हैं वो किसके आधार पर मिले हैं, डेंसिटी या साइज के आधार पे। तो राइबोसोम्स जो है उनको दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला कौन सा आ गया, 70S टाइप राइबोसोम्स। तो ये कहां पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा यूकैरियोट्स में कहां मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो 70S वाला राइबोसोम प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में कुछ कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। दूसरा जो हो गया उसका नाम क्या हो गया, 80S टाइप। तो ये कहां पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनके साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 80S टाइप। यानी यूकैरियोटिक सेल में 80S और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S, और इसके अलावा 70S भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, किसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होता है। तो दो सेल ऑर्गेनल है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, तो हर एक राइबोसोम में दो सब यूनिट होता है, ठीक है ना। हर एक राइबोसोम दो उप इकाई के मिलने से बना होता है। जैसे 70S की दो उप इकाई कौन सी है, तो 50S और 30S, एक बड़ी सी यूनिट होती है और एक छोटी सी। उसके बाद 80S की भी दो छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी वाली का नाम है 60S और छोटी वाली का नाम है 40S। यानी 60-40 आपको इसको मैथमेटिकली ऐड नहीं करना है, वो डेंसिटी के दर पे दिया गया है। तो एक हो गया 60-40, ये दोनों किसकी उप इकाई हैं, तो 80S की, और 50 और 30 किसकी उप इकाई हैं, 70S की। तो हर एक राइबोसोम जो होता है, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू अनइक्वल सब यूनिट्स विच ज्वाइन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स के तो दोनों अनइक्वल सब यूनिट्स होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है, इसलिए हम इसको इक्वल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल। और ये दोनों कब मिलते हैं, जब सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट होता है तब। अब जैसे कहने का मतलब कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग काम कब स्टार्ट होगा, जब वो कंपनी ओपन होगी, उसमें एम्प्लॉय पहुंचेंगे, रॉ मटेरियल्स पहुंचेंगे। उसी तरह प्रोटीन बनाने के लिए जिस जिस की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज साइटोप्लाज्म के पास पहुंचेगा, तब जाकर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। तो ऐसे ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं यूनिट, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक दूसरे से बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, और उसको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। और उसकी कितनी आवश्यकता होती है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। अगर इतना मैग्नीशियम आयन मिल जाए तो दोनों सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और वो आपस में बना देंगे एक कंप्लीट राइबोसोम। लेकिन जैसे ही अगर बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की काम बंद होगी तो फिर से अलग हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैग्नीशियम साल्ट की कंसंट्रेशन है वो अपने नॉर्मल अमाउंट से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको इसमें डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, यानी दो गो मोनोमर मिलकर क्या बना देता है, डाइमर बना देता है। तो उसको भी सीख लेते हैं। तो पहला चीज हो गया, प्रत्येक राइबोसोम दो असमान उप इकाइयों से बना होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के समय ही जुड़ते हैं।
70S टाइप राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 50S एंड 30S, और 80S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 60S एंड 40S। यानी 80S वाला 60 और 40 के मिलने से बना रहता है। तो अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए कि जो 70S टाइप वाला राइबोसोम है, ठीक है ना, तो 70S टाइप वाले राइबोसोम के दो यूनिट है, एक हो गया 50S और एक हो गया 30S। वहीं जो 80S वाले राइबोसोम है उनमें लार्जर यूनिट का नाम है 60S और स्मॉलर यूनिट का नाम है 40S। अब इसमें S जो है, आप 70S या 80S लिख रहे हैं तो S जो है, S किसको डिनोट कर रहा है, तो सीवेड बर्ग यूनिट को डिनोट कर रहा है, जो इस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, या फिर इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि जो एस है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो बोलेंगे अवसादन दर या सेडिमेंटेशन रेट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राइबोसोम में एस किसको डिनोट कर रहा है। तो इस चीज का पता किसने लगाया था, सीवेदबर्ग ने लगाया था, इसलिए उसको बोलते हैं सीवेदबर्ग कांस्टेंट या सीवेदबर्ग यूनिट, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। चलिए अब यहाँ पे एस इज स्टैंड फॉर, एस किसके लिए स्टैंड है, सीवेदबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन रेशियो, जो कि इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है, डेंसिटी और साइज को। तो एस अवसादन अनुपात या सीवेदबर्ग इकाई को निरूपित करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार को मापता है। मैग्नीशियम आयन इज इसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स सब यूनिट। ये याद रखना है कि वो कौन सी आयन है जो, ठीक है ना, आपको हेल्प करती है दोनों सब यूनिट्स को आपस में बाइंड करने में, तो उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम आयन। तो राइबोसोम उप इकाइयों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अच्छा, मैग्नीशियम आयन कौन सा बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, तो जो राइबोसोमल आरआरएनए होते हैं उसके दोनों यूनिट के फॉस्फेट ग्रुप के साथ, किसके साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, यानी मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है कौन सा बॉन्ड बनाने में, तो जो दोनों उप इकाइयां हैं, छोटी और बड़ी यूनिट 40 और 60 ले लेते हैं, तो उन दोनों के कहां पर आयनिक बॉन्ड बनाता है, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। तो मैग्नीशियम आयन दोनों उप इकाइयों के आरआरएनए के फॉस्फेट समूह के साथ आयनिक बंध बनाते हैं। मिनिमम कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन जरूरी होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम की संरचनात्मक गठन या निर्माण के लिए न्यूनतम 0.11 मोलर कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये 10 टाइम्स बढ़ गया, मतलब इसका 10 गुना बढ़ गया, यानी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो गया, तो उस केस में क्या बन जाता है, राइबोसोम डाइमर बनता है। क्या बन जाता है, राइबोसोम डाइमर। अब इन सब बातों को ऐसे समझिए, जैसे आपके पास राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स की दो यूनिट हो गई। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं 70S और 80S, तो मान लेते हैं कि ये बड़ी यूनिट हो गई और उसके बाद एक और यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको इसको मान के चलते हैं, ये कौन सा राइबोसोम है, 70S टाइप। तो इसके दो सब यूनिट होंगे, एक यूनिट का नाम क्या देंगे हम लोग, 50S, और दूसरे का नाम क्या देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। अब ये ऐसे अगर 80S की बात करें तो 80S भी दो सब यूनिट के मिलने से बना होगा। तो इसका भी एक बड़ा सा यूनिट होगा जिसका नाम हो जाएगा 60S, और एक और छोटा वाला यूनिट होगा जिसका नाम हो जाएगा, चलिए, तो 60 और साथ ही साथ 40। तो यहाँ पे इसका बड़ा वाला जो यूनिट है उसका नाम हो गया आपको 60S, और यहाँ पे छोटे वाले यूनिट का नाम हो गया 40S। ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, 80S। यानी जो 70S है वो दो यूनिट के मिलने से बना हुआ है, 50S प्लस 30। इसको मैथमेटिकली आपको ऐड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे 80S का मतलब हो गया कि ये दो यूनिट के मिलने से बना हुआ है 60S और 40S, क्लियर। तो ऐसे जो ये दोनों यूनिट हैं, तो मैग्नीशियम आयन इसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक यूनिट है और दूसरा जो सब यूनिट है वो यहाँ पे, ये दोनों साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, लेकिन इनको आपस में जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम आयन चाहिए, तो कितना मैग्नीशियम आयन का होना जरूरी है,
हाँ, तो इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, जिसकी मोलर सांद्रता 0.01। अब जैसे इतना मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये मैग्नीशियम आयन इन दोनों यूनिट के बीच में क्या बना देगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ये जो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा, तो बोलिए फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनेगा। यानी जो rRNA है, उस rRNA के फॉस्फेट समूह के बीच में वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। अब जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे ये दोनों सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दोनों सब यूनिट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन। बात समझ गए आप, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये दोनों सब यूनिट्स अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम कौन सा, 50s, और इसको नाम दे देते हैं 30s। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे ये कौन सा राइबोसोम्स बना, कौन सा बना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता होती है वो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इमेजिन कीजिए अगर बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे बड़ा यूनिट और फिर हो गया छोटा यूनिट, ठीक है ना। फिर वैसे ही यहाँ पे एक बड़ा यूनिट है और इसका एक छोटा यूनिट है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये 70s नाम दे देते हैं इसको, और इसको भी नाम देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, 0. लेकिन कितना बढ़ गया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 10 टाइम्स की वृद्धि हो गई। अच्छा, 10 टाइम्स की वृद्धि हुई तो कितना हो गई, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो गया, सही है। तो अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, और उसी को बोलते हैं डाइमर। तो अब यहाँ पे डाइमर बनेगा, तो देखिए लार्जर सब यूनिट और फिर उसका स्मॉलर सब यूनिट, फिर एक और स्मॉलर सब यूनिट और फिर लार्जर सब यूनिट। तो यहाँ पे ये 70s और 70s, जब दोनों डाइमर बनता है तो याद रखना है 70s प्लस 70s दोनों मिलकर बनाता है 100s। क्या बनाता है, तो इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, अच्छा कितने राइबोसोम जुड़ गए, तो इसको बोलेंगे डाइमर। बात समझ गए। अगर ये 70s वाला हुआ, अगर 80s वाला रहता तब, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक बार और राइबोसोम से कंसिडर करते हैं, तो 80s वाला ले लेते हैं। तो इसका लार्जर यूनिट और फिर इसका स्मॉलर, फिर एक और ले लेते हैं यहाँ पे लार्जर यूनिट और फिर स्मॉलर यूनिट। इसको नाम दे देते हैं 80s, इसको नाम दे देते हैं 80s। क्लास में जब ध्यान कहीं और रहेगा ना तो ऐसे ही होता है। खैर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, नहीं सुने हैं, अच्छा एक बार जो याद कर लिए वही याद कर ले रहे हैं, नहीं अब पीछे बैठ के बात कीजिएगा तो यही ना होगा। हाँ, वो मुझे दिख रहा है, कुछ चीजें जो होती है वो बिना बताए नजर आती हैं। चलिए अच्छा है। अब यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा नॉर्मली से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कितना 10 टाइम्स बढ़ गया। तो मैग्नीशियम आयन का नॉर्मल कंसंट्रेशन से ये 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, यानी 10 टाइम्स बढ़ चुका है। तो 10 टाइम्स अगर ज्यादा हो चुका है तब ये डाइमर बनेगा। अब डाइमर बनेगा कैसे, आप सीख चुके हैं। पहले लार्जर यूनिट को लाइए फिर स्मॉलर, तो दोनों का स्मॉलर आपस में कंबाइंड हुआ और यहाँ पे बन गया डाइमर। तो ये ऊपर हो गया 80s और 80s, यानी 80s प्लस 80s। अब ये डाइमर जो बनता है उसको नाम देते हैं 120s। तो ये जो डाइमर बना उसका नाम क्या दे दिए। तो अब बताइए कि अगर 80s जुड़कर डाइमर बनाता है तो कितना वाला बनाएगा, 120 डाइमर। और 70s वाले दो राइबोसोम आपस में जुड़ गए तो कौन सा डाइमर बनेगा। हाँ, तो ये डाइमर कब बनेगा, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगा। दूसरा, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम रहेगा। तीसरा, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अपने नॉर्मल लेवल से 10 गुना ज्यादा होगा, या कुछ नहीं। सी ऑप्शन सही है। यानी एक बात और सीखने को मिल रहा है, ध्यान से सीखेंगे तो अगर कंसंट्रेशन जितना रिक्वायरमेंट है अगर उतना मिल रहा है तो दोनों सब यूनिट नॉर्मली जुड़ेंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन
उससे कम हो गया तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन बहुत जरूरी है राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट को आपस में बाइंड करने के लिए और एक दूसरे से अलग करने के लिए। यानी 0.001 मोलर कंसंट्रेशन पे दोनों राइबोसोम्स आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इसी घटना को नाम देते हैं एसोसिएशन। क्या नाम देते हैं? लेकिन जैसे ही अगर कंसंट्रेशन अपने नॉर्मल से कम हुआ तो बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। वो बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाएगा और दोनों सब यूनिट एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, अलग। तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। अब ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा आयन राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन को प्रभावित करता है? मैग्नीशियम आयन एसोसिएशन को भी प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ डिसोसिएशन को। नॉर्मल कंसंट्रेशन है तो एसोसिएट करवा रहा है, उससे कम होगा तो डिसोसिएट। यानी 0.01 जो मोलर कंसंट्रेशन चाहिए वो कब चाहिए, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे सेल के साइटोप्लाज्म में इसकी सांद्रता घटती जाएगी और दोनों राइबोसोम्स के सब यूनिट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे छुट्टी का समय होगा तो सभी मशीनरी पार्ट्स काम करना बंद करेंगे, यानी सभी मशीन्स को बंद किया जाएगा क्योंकि घर जाने की तैयारी हो रही है। तो सभी लोग अब क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो जैसे हम लोग फैक्ट्री में जब पहुंचते हैं वर्कर्स तो सब एसोसिएट हो जाते हैं, एक साथ जुड़कर एक दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब काम खत्म होने की बात आती है तो धीरे धीरे सभी लोग क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम्स एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, उनके दोनों सब यूनिट, और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन कौन प्रभावित कर रहा है, मैग्नीशियम आयन। अब एक चीज और हम लोगों ने देखा कि जो राइबोसोम्स होती है, ठीक है ना, तो उसका हमने केमिकल कंपोजिशन देखा। केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक बनावट की अगर बात करें राइबोसोम्स की, तो इसकी रासायनिक बनावट में हमने दो चीज देखा। क्या क्या मौजूद है, एक आरएनए, कौन सा आरएनए, आरआरएनए। अच्छा, दूसरा क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन सा आरआरएनए 70S में है और कौन सा आरआरएनए 80S में, बता पाएंगे? बताइए कौन सा आरआरएनए है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म, एक चैप्टर है, ठीक है ना, डीएनए के बारे में पढ़ना है। 12th क्लास में 6 चैप्टर है, तो वहां पे आपको सीखना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। जो आप नाम सुनेंगे, डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। फिर उसी डीएनए से एक एमआरएनए बनता है जिसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। और उसी फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको नाम देते हैं ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो वहां पे ये चीजें सीखने के लिए आपको काम आएंगे। तो फिलहाल ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं जानकारी के तौर पे। तो ऐसे मान लीजिए कि हमारा एक राइबोसोम हो गया, इसको इमेजिन कर लीजिए 70S टाइप वाला, ठीक है। तो 70S टाइप वाले राइबोसोम्स को आप दो भागों में बांट दे रहे हैं। ऐसे ही आप एक और बना लीजिए 80S, बहुत आसान है, याद करना है इसको। आरआरएनए की वैल्यू आपको याद कर लेनी है। तो यहां पे अगर हम नाम दे देते हैं इसको 70S और ये वाला राइबोसोम मान लेते हैं 80S। चलिए अब बताइए कि इसका स्मॉलर यूनिट कौन सा है। अच्छा, तो ये कौन सा यूनिट का लाएगा। अच्छा, और यहाँ पे यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, ये 80S वाला का 2 सब यूनिट है, बड़ा वाला, और यहाँ पे तो ये जो बना हुआ है ये चीजें बनी हुई है किससे, आरआरएनए से। प्रोटीन तो ही है, साथ ही साथ क्या है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा आरआरएनए है, ठीक है ना। तो ऐसे हम एग्जांपल के तौर पे बना दे रहे हैं, एक आरआरएनए यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं 5S। क्या नाम दे रहे हैं, 5S आरआरएनए। कहाँ मौजूद है, बड़ा इकाई में 70S के। और ये भी 5S आरआरएनए भी मौजूद होता है कहां पर, 80S के बड़े यूनिट में। दोनों में कॉमन क्या हो गया, 5। अब आइए एक और यहां पे हम बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं 23S आरआरएनए। ये कहां पाया जाता है,
पाया जा रहा है 70s में। अच्छा 23 में 5 जोड़िए तो कितना होगा 28। 23 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे लिख दीजिए 28SRRN। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा 28 में बाद में कौन सा डिजिट आ रहा है, 28 के बाद में कौन सा आ रहा है, 28 में जो लिखा हुआ है 2 और 8, तो बाद में कौन सा डिजिट है 8 है ना। इस 8 को इस 5 पर दशमलव दे दीजिए, तो एक और बना लीजिए 5.8SRRN। ठीक है ना। इन एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका देखिए जो 30S होता है इसमें पाया जाता है 16SRRN। कौन सा पाया जाता है। अच्छा तो ये दोनों क गो यूनिट के मिलने से बना हुआ है, 2 गो। अरे 70S में कै गो 2 यूनिट है। अच्छा 16 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख दीजिए 18SRRN। याद हो गया, बहुत आसान है। इधर वाला केवल याद करना है 5, 23, 16। तो 5S और 23SRRN कहां पाए जाते हैं, तो 70S के लार्जर सब यूनिट में, और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो किसके मिलने से बना हुआ है 16S से। अब इससे वो निकल जाएगा, 5 दोनों में कॉमन ले लिए। अच्छा 23 5 28, 28 का 8 5 में दशमलव पुट कर दीजिए 5.8। इसमें 2 यूनिट होता है, राइबोसोम्स में किसी में भी 2 यूनिट होता है, तो 16 2 कितना हो गया, निकल गया। तो ऐसे आपको हमेशा याद रखना है, ये चीजें आपको क्लास 12 में मिलेंगी वहां पे, लेकिन अभी पढ़ लिए तो ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो RRNA, तो यहां पे देखेंगे तो RRNA कौन कौन सा मिला हमको, एक मिला 5SRRNA मिला, और एक क्या मिला 5.8SRRNA मिला। उसके बाद हमें मिला 23SRRNA, और फिर एक मिला हमें 28SRRNA, और इसके अलावा 2 और मिला 16S, वेरी गुड, और एक और मिला, वेरी गुड, चलिए सही है। अच्छा राइबोजाइम जानते हैं ना, पूछ दे कि कौन सा RRNA एंजाइम की तरह काम करता है। अभी ना हम लोग सीख रहे हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगी। अच्छा प्रोटीन क्या होता है, सिंपल भाषा में पूछा जाए, प्रोटीन नाम सुने कभी, क्या होता है। अच्छा और इस सिंपल भाषा में पूछा, पॉलीथीन का नाम सुने होंगे, पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, वैसे ही पढ़ेंगे पॉलीईस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, यानी छोटे छोटे मोनोमर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पॉलीमर, यानी ईस्टर के पॉलीमर को पॉलिस्टर बोलते हैं, इथीन के पॉलीमर को क्या बोलते हैं पॉलीथीन। वैसे ही आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन टूटता है सबसे अपने छोटे यूनिट में जिसका नाम है अमाइनो एसिड। याद आ रहा है, प्रोटीन की इकाई अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन का जो इकाई है उसको आपस में जोड़ेंगे तो लंबा सा चेन बनेगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, उसी के मिलने से बनता है प्रोटीन। यानी प्रोटीन का यूनिट क्या हो गया अमाइनो एसिड। तो 2 गो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो अमीनो एसिड के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है, उस बॉन्ड को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। क्या नाम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो आपसे पूछा जाए तो एक बात याद रखिएगा, जो 23SRRNA होता है वो क्या करता है, काम करता है एंजाइम की तरह। कैसे काम करता है, तो जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है उसी को नाम देते हैं राइबोजाइम। क्या नाम देते हैं, यानी ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज, यानी जो 23SRRNA होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है, और यही एंजाइम जो पाया जा रहा है आपको राइबोसोम्स के अंदर, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। और ये किस में मदद करता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। अब ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे इमेजिन कीजिए कि जो प्रोटीन है, तो यहाँ पे एक हो गया हमारा अमीनो एसिड, फिर यहाँ पे क्या हो गया दूसरा अमीनो एसिड, फिर यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद हम ले रहे हैं अमीनो एसिड थर्ड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे ना, तो ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो 23SRRNA जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, मतलब राइबोजाइम की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम क्या, राइबोजाइम बोल रहे हैं।
तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे क्या जुड़ जाएंगे, अमीनो एसिड। तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपको, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर ये बाद में क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। जैसा प्रोटीन बनता है वैसा शरीर का संरचना ये रहता है, क्योंकि कहा जाता है प्रोटीन जो होता है वो शरीर के डिजाइन करता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मोनोमर के मिलने से बना है प्रोटीन। तो प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया, अमीनो एसिड। तो दो आप यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड तो बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान हो क्या रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है अमीनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़कर एक लंबा सा लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना, यानी पॉलीमेराइजेशन हो रहा है, बहुलीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो पॉलीमेराइजेशन हो रहा है किसका, अमाइनो एसिड का। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड पॉलीमेराइज होकर क्या बना रहा है, प्रोटीन। तो हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड का क्या बदल रहा है, नाम बदल रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो इसलिए प्रोटीन भी अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें जो बात हो रही हैं इसके बारे में बात हो गई, क्लियर यहां तक। अब आपके पास अगला टर्म आ गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी 70S टाइप राइबोसोम ही क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक। और 80S वालों को नाम क्या दिए थे हम, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 5S 23S 16, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो जो 50S वाला यूनिट है, सब यूनिट, उसमें कौन कौन सा RNA है, 5 और 23। और 30 वाला में अब 5 उसमें भी कॉमन है। अब 23 और 5 28 इधर कर देना है, 8 पॉइंट में पुट कर देना है 5S, और 16 2 18। ये आपको याद रखना है, ये काम आएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने के लिए। पूछा जा सकता है कि 40S वाला में कौन सा RNA है, क्या बोलेंगे, 18S। आप लोग तो बहुत तेज हो गए। बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहा है, कोई तो होगा जो राइबोसोम को भी बना रहा होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो एक चीज, प्रोकैरियोट में कौन बना रहा है और यूकैरियोट में कौन बना रहा है। तो सिंपल भाषा में याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में बनते हैं। कहां बनते हैं, कोशिका द्रव में। लेकिन आप पढ़ोगे न्यूक्लियस, केंद्रक, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका। केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है केंद्रिका। तो न्यूक्लियोलस जो है उसको बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। एक्चुअल में वो राइबोसोम नहीं बना रही है, वो RNA बनाती है। उसी RNA के मिलने से क्या बनेगा, राइबोसोम। तो इसलिए कहा जाता है जो न्यूक्लियोलस होती है उसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे बायोजेनेसिस यानी राइबोसोम का जैव जनन। तो पहला की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स का निर्माण कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। यानी प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स ओरिजिनेट इन द न्यूक्लियोलस। अच्छा, न्यूक्लियोलस किसका पार्ट है, तो क्या बोलिएगा, न्यूक्लियस का पार्ट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये न्यूक्लियस के द्वारा। तो देयरफॉर न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो क्या कोई बोलेगा कि डायरेक्ट राइबोसोम बनाती है, नहीं। राइबोसोम बनाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो ये बनाती है, RNA। आफ्टर सिंथेसिस मतलब बनने के बाद ये कहां चली जाएंगी, साइटोप्लाज्म में। यानी राइबोसोम्स का निर्माण हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उनको जाना कहां पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस निर्माण कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। तो क्या राइबोसोम्स बनने के बाद न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाती है या बाहर जाती हैं। अच्छा, क्यों जाएंगी, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका में उत्पन्न होते हैं, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। और संश्लेषण के बाद साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जहां पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। तो आपको एक और ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम, लेकिन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। एक घटना आप और पढ़ोगे, पॉलीराइबोसोम्स। क्या पढ़ोगे, पॉलीराइबोसोम्स। लास्ट टॉपिक है, बस जाइए। ये एक आप पढ़ोगे mRNA, नाम सुने कहीं, mRNA मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA के धागे से जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो बोलेंगे उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो जब mRNA के धागे से हमेशा याद रखना है राइबोसोम का कौन सा यूनिट जुड़ता है, तो याद रखना है स्मॉलर यूनिट। और ये तब जुड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस का इकाई जो होता है वो कहलाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, कहां पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता क्या है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे,
व्हेन मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड विद mRNA टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। तो जब कई राइबोसोम mRNA से जुड़कर एक संरचना बनाते हैं तो उसे ही हम लोग पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अच्छा, इसका निर्माण कब होगा? प्रोटीन सिंथेसिस से पहले, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद, या प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ठीक है ना पहले ना। अच्छा, पॉलीसोम किसकी विशेषता है? ये प्रोकैरियोट्स में। और पॉलीसोम यूनिट हो गया किसका? अच्छा, पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण का इकाई है। ये आपको मेडिकल का क्वेश्चन है, अभी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। राइबोसोम के दो मेन काम है, पहला काम प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा काम फोटोसिंथेसिस में मदद करना। ये दो जगह अपनी भूमिका निभाती है, एक प्रकाश संश्लेषण में और दूसरा प्रोटीन संश्लेषण में। तो ये ओवरऑल जो कहानी थी ये किसकी थी? राइबोसोम की, जिसमें सीखे राइबोसोम्स है क्या, राइबोसोम्स किस चीज के मिलने से बना हुआ है, कहां पाया जा रहा है, उसके सब यूनिट्स कौन से हैं, वो सब